स्टूडेंट्स, आपने नोट किया होगा कि जब आप काफ़ी स्पीड से गाड़ी जा रही हो और आप चलती गाड़ी की विंडो से हाथ बाहर निकालें तो हवा हमारे हाथ को पीछे की तरफ धकेलती है और अच्छी भली फोर्स लगाती है। या अगर आप चलती बाइक पर, अगर बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा है और आपने ग्लासेस वगैरह नहीं पहने हुए या आपने हेलमेट नहीं यूज़ किया हुआ तो आपके फेस का जो नक्शा है वो काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है और हमारी आंखों के अंदर पानी भर आता है और रेड हो जाती हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये जो एयर या गैसेस हैं, इनके अंदर अगर हम मोशन कर रहे हैं, इनके अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, तो ये उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ फोर्सेस लगाती हैं। यही सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम अपने इस चैप्टर में, जिसका नाम है फ्लूइड डायनामिक्स, और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है और आज हम चैप्टर 6 यानी फ्लूइड डायनामिक्स का फर्स्ट लेक्चर करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले हम फ्लूइड डायनामिक्स को डिफाइन कर लेते हैं। इसमें ये जो फर्स्ट वर्ड आपको नजर आ रहा है, फ्लूइड या फ्लूइड्स, हर ऐसी चीज जो फ्लो कर सके दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। अब इसमें क्या कुछ आ जाता है? इसमें लिक्विड आ जाता है, इसमें गैसेस आ जाती हैं, और गैसेस से भी ऊपर वाली स्टेट यानी प्लाज्मा आ जाता है, जो आपने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। सो एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड्स। इसमें लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स की डेफिनेशन की तरफ। दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द फ्लूइड्स इन मोशन। यानी फ्लूइड्स जो है अगर वो मोशन में है तो इसके लिए फिजिक्स की जो ब्रांच है दैट इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके लिए आप जरा गौर से देखिएगा। मेरे पास एक बर्तन में पानी है और मैं इसको स्पून से मूव कर सकता हूं बड़ी ही आसानी से, लेकिन मेरे पास यहां पर एक दूसरा बर्तन है जिसमें हनी है और काफी खालस किस्म का शहद है। इसको स्पून से अगर मैं मूव करूं, आजकल तो वैसे भी सर्दियां हैं, काफी ठंडा है, तो बड़ी ही मुश्किल हो रही है। इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन है इन दोनों फ्लूइड्स की एक प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है ये हम पढ़ेंगे इसमें। बेसिकली ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। विस्कोसिटी को इसमें हम डिफाइन करेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब जरा गौर कीजिए, सामने आपको दो बर्तन नजर आ रहे हैं, दो कंटेनर नजर आ रहे हैं, ग्लास के कंटेनर्स हैं। इनमें से एक में बिल्कुल उसी तरह पानी है और दूसरे में शहद है यानी हनी। अगर मैं इनमें से दोनों बर्तनों को बारी बारी थोड़ा सा टिल्ट करूं तो आप गौर करें, पानी बड़े आराम से नीचे आ रहा है, मतलब जल्दी जल्दी बड़े मजे से नीचे आ रहा है। लेकिन ये जो शहद है ये नीचे आने में काफी ऑपोजिशन का सामना कर रहा है। सामना नहीं कर रहा बल्कि हमें ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है, यानी ये बड़ी मुश्किल से नीचे फ्लो कर रहा है। इसकी क्या रीजन है? अगर हम थोड़ा जूम करके देखें, मैं शहद की बात कर लेता हूं, इसको थोड़ा सा अगर हम जूम करें तो आपको पता चलेगा कि कोई भी लिक्विड, जो यहां पे हम लिक्विड को एज एन एग्जांपल ले रहे हैं, ये कोई भी मैटर, ये तो हम जानते हैं कि एटम या मॉलिक्यूल से मिलके बने। तो फर्ज कर लें ये जो शहद है इसको भी हमने जूम किया तो हमें गौर करें, आपको काफी सारी लेयर्स नजर आ रही हैं छोटे छोटे एटम्स की। अब हम जब इस शहद को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे तो सबसे पहले ऊपर वाली लेयर आगे जाना चाहेगी, फिर उसके बाद नीचे वाली, फिर उसके बाद उससे नीचे वाली, फिर उसके बाद उससे नीचे वाली। लेकिन एक और बात जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, ये एक दूसरे को कोहेसिव फोर्स लगा के खींच रहे होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो इनको एक दूसरे से अलग होने से रोकने की कोशिश करती है, दिस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। अब जैसे ही ऊपर वाली लेयर को आप आगे जाने के लिए मजबूर कर रहे होंगे तो नीचे वाली लेयर जो है वो उसको रोकने की कोशिश कर रही होगी कोहेसिव फोर्स की वजह से, और काफी हद तक रोकने में कामयाब भी हो जाएगी। लेकिन जब आप ज्यादा टिल्ट कर देंगे, जारी बात है फिर ऊपर वाली लेयर ने तो आगे जाना ही है। फिर नीचे वाली लेयर भी बेचारी
ऊपर वाली लेयर के साथ साथ आगे जाने पे मजबूर होगी। फिर जैसे नीचे वाली लेयर आगे जाने लगेगी तो फिर उससे नीचे वाली लेयर भी उसको मुसलसल आगे जाने से रोकने की कोशिश कर रही है। एक तरह से टग ऑफ वार चल रहा है, रस्सा कशी का एक मुकाबला हो रहा है। अब इसमें सबसे पहले ऊपर वाली लेयर कामयाब हुई, फिर उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली, अप टू सो ऑन। लेकिन जो चीज गौर तलब है वो क्या है कि सारी लेयर्स मोशन के दौरान एक दूसरे की मोशन को अपोज कर रही थी। दिस अपोजिशन इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड तरीके से हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द फ्रिक्शनल इफेक्ट between the layers when one layer slides over the other। जब एक लेयर लिक्विड की या फ्लूइड की एक लेयर दूसरी लेयर पे स्लाइड करने की कोशिश करती है तो दूसरी लेयर पहली लेयर को अपोज करती है। दिस अपोजिशन या फ्रिक्शनल इफेक्ट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को आसान अल्फाज में थिकनेस भी कह सकते हैं। जैसे पानी की एग्जांपल ले रहे थे, वो काफी थिन लिक्विड है, लेकिन हनी काफी थिक लिक्विड है। जो कोल तार है ये उससे भी ज्यादा थिक लिक्विड होता है। तो कोल तार जिसे हम लुक बोलते हैं आसान अल्फाज में, तो ये बेसिकली इस तरह से भी इसको मेमोराइज किया जाता है। इसके अलावा अगर आप सोचें तो इन तीनों एग्जाम्पल्स में सबसे आसानी से कौन फ्लो करता है? पानी फ्लो करता है। इसका मतलब है इसकी विस्कोसिटी सबसे कम है। इससे मुश्किल से कौन फ्लो करता है? हनी फ्लो करता है, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। कोल तार तो उससे भी मुश्किल से फ्लो करेगा, अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा ना हो तो हम कह सकते हैं इसकी विस्कोसिटी उससे भी ज्यादा है। सो विस्कोसिटी बेसिकली हमें यह बताती है कि कोई भी फ्लूइड जब फ्लो करेगा तो उसको फ्लो करने में कितनी मुश्किल पेश आएगी या कितनी दुश्वारी पेश आएगी। विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को एक ग्रीक लेटर से जाहिर किया जाता है जिसे ईटा बोलते हैं। और जो सामने लिखा हुआ आपको मैं दिखा रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा है। ईटा बड़ा आसान है इसको लिखना। छोटा सा एन लिखें और उसकी दूसरी टांग को खींच के लंबा कर दें, ये बन जाएगा ईटा। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब मुझे आप ये बताएं कि पानी का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा एज कंपेयर टू हनी। पानी का विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होगा, हनी का ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इनका कंपैरिजन बता दिया। अब हम ऐसा करते हैं, विस्कोसिटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटी सी हेडिंग लिखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और यहां एक फर्दर छोटी सी हेडिंग में लिख रहा हूं लिक्विड्स के लिए, फॉर लिक्विड्स। लिक्विड्स के लिए क्या होगा? पहला पॉइंट लिक्विड्स के लिए हम लिख लेते हैं, फॉर लिक्विड्स। आपने ये नोट किया होगा, शहद को जब हम हीट अप करते हैं तो वो काफी थिन हो जाता है और फिर वो इजीली फ्लो करता है। बिल्कुल इसी तरह कोल तार को अगर हीट अप किया जाए, आपने अक्सर देखा होगा रोड्स पे जब कोल तार बिछानी होती है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, तो आपने नोट किया होगा कि वो उसको पहले काफी हीट अप करते हैं ताकि वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट की जा सके, उसका फ्लो इजी हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम हीट अप करते हैं लिक्विड्स को, तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो कोहेसिव फोर्सेस हैं इनका असर काफी कम हो जाता है और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग होने में थोड़ा सा आसानी फील करते हैं, इसीलिए इनका फ्लो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे फ्लो इजी हो जाएगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं ईटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन ये लिक्विड्स के लिए है। अब यहां दूसरा पॉइंट मैं लिखता हूं फॉर गैसेस। गैसेस की अगर बात की जाए तो गैसेस में याद रखें, गैसेस के फ्लो के रास्ते में जो रुकावट है वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन है। और अगर हम गैसेस का टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये कोलिजन्स के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं, फिर गैसेस को फ्लो करने में ज्यादा डिफिकल्टी होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं फॉर गैसेस ईटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये दो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। इस टॉपिक की मेन हेडिंग जो मैंने पहले आपको नहीं बताई थी वो मैं अब बोल रहा हूं, विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। ये मेन हेडिंग थी।
और लेक्चर के शुरू में जो मैंने गाड़ी वाली एक एग्जांपल दी थी, जिसमें आपको याद होगा कि हम गाड़ी की विंडो से अगर हाथ बाहर निकालें चलती गाड़ी की विंडो से, तो हवा हमारे हाथ को अपोज कर रही होती है। और दूसरी एग्जांपल स्पून वाली, जब मैं पानी में स्पून को मूव करवा रहा था तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं आ रही थी, लेकिन जब मैं हनी में स्पून को मूव करवा रहा था तो मुझे मुश्किल आ रही थी। असल में जब हम किसी बाहर के ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड के अंदर मूव करवाते हैं, जैसे हाथ को हवा में मूव करवाया जा रहा था, यहाँ स्पून को इन लिक्विड्स के अंदर मूव करवाया जा रहा था, तो ये फ्लूइड हमारी उस मोशन को अपोज करते हैं। इसी अपोजिशन के लिए जो फोर्स लगती है इसे विस्कस ड्रैग या ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग हम लिख देते हैं ड्रैग फोर्स की। सो ड्रैग फोर्स क्या है? ये वो रिटार्डिंग फोर्स है जो ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करती है। कौन से ऑब्जेक्ट की मोशन को? जिस ऑब्जेक्ट को आप किसी फ्लूइड के अंदर मूव करवाने की कोशिश करें। यानी अगर चलती गाड़ी से हैंड उस तरफ जा रहा है, यानी गाड़ी की मोशन अगर उस तरफ है, तो हवा की वजह से जो ड्रैग फोर्स लगेगी वो इस तरफ होगी। इसी तरह अगर किसी लिक्विड के अंदर आप स्पून को उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो स्पून की मोशन को अपोज करने के लिए जो ड्रैग फोर्स होगी वो इस तरफ होगी। और वो कौन लगा रहा है? वो लगा रहा है जनाब ये लिक्विड या वो एयर। तो ये हो गया ड्रैग फोर्स के बारे में। अब ड्रैग फोर्स जो है ये डिपेंड किन किन चीजों पे करती है, ये अब हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। आपने नोट किया होगा कि जब गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है तो ड्रैग फोर्स लगना ज्यादा हो जाती है, हमारे हाथ को ज्यादा मुश्किल होती है इधर कंटेन करने में, इधर ही रखने में हमें काफी डिफिकल्टी फील हो रही होती है। इसका मतलब है कि ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहला पॉइंट आ गया डिपेंडेंस में, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर हम अपने हैंड की ओरिएंटेशन को थोड़ा सा चेंज करें, अगर मैं हैंड को इस तरह हॉरिजॉन्टल रखूंगा तो हवा थोड़ा अपोज कर पाएगी, लेकिन अगर मैं हैंड को ऐसे रखूंगा तो एयर ज्यादा अपोज करेगी। उसकी रीजन क्या है कि ऑब्जेक्ट का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा हो गया है और इसके ऊपर ज्यादा एयर अपनी फोर्स लगाने में कामयाब हो गई है। हम कह सकते हैं कि ये ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करती है। ओरिएंटेशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को हमने किस ओरिएंटेशन में रखा हुआ है। और तीसरी डिपेंडेंस इसकी ऑब्जेक्ट के साइज पर भी हो सकती है। जैसे छोटा हैंड होगा तो उसको थोड़ी ऑपोजिशन मिलेगी, बड़ा हैंड होगा तो उसको ज्यादा ऑपोजिशन मिलेगी। अब ड्रैग फोर्स को मेजर करने के लिए हम एक स्केमेटिक सी एक अप्रोच बनाते हैं और उस अप्रोच में हम एक ऑब्जेक्ट के साइज को और उसकी शेप को फिक्स कर लेते हैं। साइज को जने फिक्स नहीं करते, शेप को फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि देखिए शेप में ओरिएंटेशन ऐसे है तो ड्रैग फोर्स और तरह लगेगी, ऐसे है तो और तरह लगेगी। अगर मैं यही ऑब्जेक्ट सफेरिकल कंसिडर कर लूं, जैसे फॉर एग्जांपल इस लिक्विड में एक सफेयर है और ये सफेयर लिक्विड के अंदर फर्ज कर लें फॉल कर रहा है। अब लिक्विड की कोई ना कोई विस्कोसिटी है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा? ईटा हो गया। और ये सफेयर जो है इसका रेडियस फर्ज कर लें आर है और ये फॉल कर रहा है और फॉल करते करते फर्ज कर लें इस वक्त इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है v। अब ये जो लिक्विड है ये इस सफेयर की मोशन को अपोज करेगा, यानी ऊपर की डायरेक्शन में कोई ना कोई ड्रैग फोर्स लगाएगा। तो इस ड्रैग फोर्स की मैग्नीट्यूड काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अगर मेजर की जाए तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला बनता है और वो क्या है? ड्रैग फोर्स यानी Fd इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, और इस फॉर्मूला को बोलते हैं स्टोक्स लॉ। तो मैं हेडिंग में एक छोटी सी हेडिंग स्टोक्स लॉ भी लिख देता हूं, लेकिन ये याद रखें स्टोक्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो यही फॉर्मूला है। अब इसको कैसे लिखेंगे? अब इसको इस तरह लिख सकते हैं, ड्रैग फोर्स ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ फ्लूइड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज गिवन बाय। नीचे आप ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं।
अब ड्रैग फोर्स का ये जो फॉर्मूला है ये भी हमें वही सारी बातें समझा रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने की हैं। क्या? दैट ड्रैग फोर्स डिपेंड्स अपॉन द स्पीड। राइट हैंड साइड पे स्पीड भी आपको नजर आ रही है। ड्रैग फोर्स डिपेंड्स अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी उस फ्लूइड की नेचर पे भी डिपेंड कर रही है, क्योंकि शहद हमें ज्यादा अपोज कर रहा था, पानी हमें थोड़ा अपोज कर रहा था। जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी ड्रैग फोर्स उतनी ही ज्यादा लगेगी। और साथ ही साथ आपको रेडियस भी नजर आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है ड्रैग फोर्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड कर रही है। छोटा स्फीयर होगा तो ड्रैग फोर्स थोड़ी लगेगी, बड़ा स्फीयर होगा तो ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगी। तो ये था बच्चों आज हमारा छोटा सा एक लेक्चर। ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें ड्रैग फोर्स के बारे में पूछ सकता है, स्टोक्स लॉ के बारे में पूछ सकता है, इसमें विस्कोसिटी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसमें विस्कोसिटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा जा सकता है, लिक्विड्स के ऊपर अलग, गैसेस के ऊपर अलग। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर की कुछ समझ आ गई होगी, अच्छी समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें, अगले लेक्चर तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।